द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। यार काफी मस्त चैप्टर है, तो ध्यान से सुनना और एनिमेशन का मजा लेते रहना। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। कहानी शुरू हो रहा है तो ये जान लो इस कहानी को लिखा किसने है। इस कहानी को लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। तो जानते हैं कि उन्होंने लिखा तो है, पर क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है क्या। रिचर्ड ई ब्राइट को सीरियल स्कॉलर अवार्ड और स्क्रीचरिंग प्लॉ अवार्ड मिला था बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। उन्हें बचपन से तितली के बारे में पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। उन्हें तितली से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, और जब वो बस 22 साल के थे तब उन्हें स्कॉट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था अपने स्कूल में। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, उन्होंने एक थ्योरी भी दिया था, हाउ सेल वर्क, और इस थ्योरी को रिचर्ड ई ब्राइट के साथ साथ उनके रूममेट ने मिलके एक आर्टिकल में पब्लिश किया था, और उस आर्टिकल का नाम था PNAS और उसका फुल फॉर्म था प्रीसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि PNAS जो जर्नल था, ये जो आर्टिकल था, ये कोई छोटा मोटा आर्टिकल नहीं था। खास करके इस जर्नल में आज तक किसी कॉलेज स्टूडेंट का कुछ भी थ्योरी नहीं लिखा गया था, या उनके द्वारा कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं लिखा गया था, पर रिचर्ड ई ब्राइट का ये थ्योरी उनके आर्टिकल में लिखा गया था, इसलिए वे काफ़ी एक्साइटेड थे। अब इनके अचीवमेंट को कंपेयर किया जा रहा है स्पोर्ट फील्ड में, यानी कि इनकी अचीवमेंट इज इक्वल टू जब कोई बंदा 15 साल की उम्र में पहली बार बैट उठाए और एक होम रन मारे। गजब, ये उनकी पहली अचीवमेंट थी। और अगर बात करें इन सभी अचीवमेंट की, उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, तो वो सभी इंस्पिरेशन उन्हें बटरफ्लाई से मिली थी, यानी कि तितली से मिली थी। रिचर्ड ई ब्राइट पेंसिल्वेनिया में जन्म लिए थे। रिचर्ड ई ब्राइट उस समय अकेले थे, तो वो क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल जैसी चीज़ तो खेल नहीं सकते थे, तो इसलिए वो कुछ अलग करते थे, और वो अलग था कलेक्टिंग समथिंग, जैसे कि स्टैम्प कलेक्ट करना, कॉइन्स कलेक्ट करना वगैरह वगैरह। सबसे ज़्यादा कलेक्ट करने में जो मज़ा आता था उन्हें, वो था बटरफ्लाइज। वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे और बटरफ्लाइज की एक्टिविटी को गौर करते थे, और इसके साथ जो अलग अलग चीज़ें वो कलेक्ट करते थे उसमें आता था रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स। यार सच में मुझे एक बात बताना, वो भला फॉसिल्स कैसे कलेक्ट करते होंगे, कमेंट जरूर करना। यही नहीं बल्कि वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बन गए, क्योंकि वो रात में बैठ के स्टार को देखते रहते थे। और उनकी जो माँ थी, यानी कि उनकी जो मदर थी, वो उन्हें काफ़ी सपोर्ट करती थी इन सब चीज़ों को सीखने में। उनकी मॉम उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स ला दी। यार मैं अपनी मम्मी को 1 महीने से बोल रहा हूँ DSLR खरीद दो, मुझे तो मेरी मम्मी DSLR ही नहीं खरीदती, और इसकी मम्मी से कितनी सारी चीज़ खरीद के दे दी। और इनके और मुझ में ज़्यादा अंतर भी नहीं है। इन्हें तितली यानी कि बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का लगाव है, और मुझे PUBG में बैचेस कलेक्ट करने का लगाव है। चलो वो सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप तक ही सीमित नहीं रहा। जब वे स्कूल जाने लगे तो उनकी मॉम उनके दोस्त को भी घर ले आया करती थी। वाह, कुछ दिन में पता नहीं किसको किसको घर लेते आएगी। वे और उनकी मॉम रात में बैठ के नए नए चीज़ सीखते थी। और फिर वो कहती है रिची, यहाँ पे रिची रिचर्ड को कहा गया है तो याद रखना। रिची उनकी पूरी जिंदगी बन गया था, जब तक उसके पापा, जब वो 3 ग्रेड में था तब वो मर नहीं गए थे। यानी कि वो जब 3 ग्रेड में पढ़ता था तब उसके पापा चल बसे थे। तब से उनकी मॉम का और रिची के अलावा और कोई नहीं था। उनकी मॉम और वो शाम के समय यानी कि इवनिंग के टाइम डिनर रूम के टेबल पे ही स्पेंड किया करते थे, और जब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं रहता था तब उनकी मॉम उन्हें कुछ करने के लिए देती थी। फिजिकल वर्क तो नहीं, पर हाँ कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए। और वैसे भी रिची को ये सब चीज़ें करने में काफ़ी मज़ा आता था। रिची को लर्न करने में, कोई भी चीज़ लर्न करना हो तो उन्हें बहुत ही मज़ा आता था। और वो अपने क्लास के टॉपर थे, क्योंकि वो टॉप ग्रेड्स लाते थे। जब रिची क्लास 2 में थे तब तक उन्होंने 25 टाइप की स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया था। यार अब मैं रिची ही बोलूँगा क्योंकि रिचर्ड बड़ा लगता है काफ़ी, और बोलने में काफ़ी। उन्होंने जो बटरफ्लाइज कलेक्ट की थी वो नीचे आपकी एनसीईआरटी बुक के नीचे गिवन है, आपको मन तो पढ़ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ लेना। अब रिची कह रहे हैं
कि जब वो सेकेंड ग्रेड में थे और जब उन्होंने 25 स्पीसीज कलेक्ट कर ली थी, उसके बाद हो सकता है उनका ये जर्नी ख़त्म हो जाता बटरफ्लाई कलेक्ट करने का। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब उनकी मॉम ने, उनकी मदर ने एक चिल्ड्रन बुक ला के उन्हें दी, और उस चिल्ड्रन बुक का नाम था ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। यहाँ पे मोनार्च का मतलब, और उस बुक के एंड में लिखा हुआ था कि इस बुक को जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी रीडर्स इस बुक को पढ़ रहे हैं, वो आके हमारी हेल्प कर सकते हैं ये बताने में कि बटरफ्लाई की माइग्रेशन कैसे होती है। अब बात आती है कि बुक के एंड में ऐसा किसने लिखा था। तो जिसने लिखा था उनका नाम है डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूहार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। टोरंटो एक जगह का नाम है। ये देख के रिचर्ड की मदर डॉक्टर यूहर्ट को लिखती है कि रिचर्ड भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है और वो भी बटरफ्लाइज को टैग करना चाहता है। बटरफ्लाइज को टैग करने का मतलब क्या होता है ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और उस बुक के एंड में ये भी लिखा हुआ रहता है कि अगर किसी को भी टैग्ड बटरफ्लाई मिले तो वो डॉक्टर यूहर्ट को पहुंचा दे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बटरफ्लाई कलेक्ट किया जाता है वो एक सीज़न होता है, यानी कि एक सीज़न में काफ़ी सारे बटरफ्लाइज हमें देखने को मिलती है और उस समय काफ़ी सारे बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया जाता है। और ये जो सीज़न होता है ये 6 वीक का होता है और समर के लास्ट में आता है। और अगर आप एक एक करके बटरफ्लाई को कैच करने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा कैच नहीं कर पाएंगे। अब रिचर्ड ई ब्राइट तो थे बहुत टैलेंटेड, तो वो क्या करते थे, वो बटरफ्लाइज को पकड़ लेते थे, खास करके फीमेल बटरफ्लाइज को, और जिसका नाम होता था फीमेल मोनार्च, उसे पकड़ के वो जो एग ले करती थी उसे अपने घर में जाके, अपने घर के बेसमेंट में जाके रख देते थे और उसे पूरा लाइफ साइकिल घुमाते थे। मतलब यहाँ पे लाइफ साइकिल क्या हुआ, यहाँ पे हुआ एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई। उम्मीद है आपने ये पढ़ा होगा अपने बायोलॉजी में। तो वो यही करते थे और जब वो बटरफ्लाई बड़ी हो जाती थी तब उस बटरफ्लाई को जाने देते थे। ऐसे ही नहीं, पहले उस पर टैग करते थे और कई सालों तक उनका जो बेसमेंट था बटरफ्लाइज के घर जैसा हो गया था। ये टैगिंग का काम उन्हें ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं लगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आती है कि उन्हें ज़्यादा दिन तक ये टैगिंग का काम अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने 75 बटरफ्लाइज को कैप्चर करके उसमें टैग लगा के उन्हें जाने दिया था, और जबकि उसमें से बस 2 ही बटरफ्लाई को कैच किया गया था और वो भी उनके घर से 75 माइल्स के अंदर की दूरी में। तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया ये जानने में कि बटरफ्लाइज माइग्रेट करती है क्या, और उन्हें इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली, इसलिए उनका इंटरेस्ट पे ख़त्म हो गया। रिचर्ड जब 7th ग्रेड में थे तो उन्होंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उस कंपटीशन का नाम था साइंस फेयर एंड लॉस्ट, और उस समय उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कितने पीछे चल रहे हैं, वो साइंस में कुछ नहीं जानते हैं। और वो ये देख के बहुत दुखी थे कि उनके आसपास के कई सारे लोगों को कई सारे अवार्ड मिले थे पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला था, वो कुछ भी नहीं जीते थे। रिचर्ड ई ब्राइट ने फिर गौर किया कि जो विनर्स थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किया था, पर वो जो थे उन्होंने बस फ्रॉक्स के टिश्यू से रिलेटेड कुछ स्लाइड्स बनाई थी। और उन्होंने ये सोच लिया कि अगली बार जब फेयर होगा तो वो कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर वो सोचते हैं कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो फिर वो गौर करते हैं अपने आप पे, अपने आप के अंदर झांक के देखते हैं और कहते हैं कि मुझे इंसेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता है और मैं इंसेक्ट्स से रिलेटेड कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा, क्योंकि मैं पास्ट कई सालों से यही तो करते आ रहा हूँ। फिर उन्होंने डॉक्टर उरहट से आइडियाज़ ली और उसके बाद उन्होंने कुछ सोचा अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट की। वो अपने स्कूल लाइफ में, हाई स्कूल लाइफ में काफ़ी बिजी रहे और उन्होंने काफ़ी सारे प्राइजेस भी जीते। और यही नहीं, उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उसे इंटरनेशनल लेवल पे दिखाया भी गया, इंटरनेशनल लेवल के फेयर्स में। अब जब रिचर्ड 8 ग्रेड में थे तब उन्होंने सोचा कि भला कैटरपिलर्स कुछ सालों में कैसे मर जाते हैं, मोनार्च कैटरपिलर्स कुछ साल में कैसे मर जाते हैं। तो उन्होंने पता लगाया और उन्हें पता चला कि ये एक वायरल डिजीज़ की वजह से मरते हैं और इस वायरल डिजीज़ का मेन जो कारण है वो है बिटल। फिर वो कहते हैं इसके बारे में मुझे कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला, पर मैं आगे बढ़ा और मैंने एक्सपेरिमेंट को और आगे ले गया, अपना एक्सपेरिमेंट में पूरा एफर्ट दिया और एंड में मैं जीत गया। यानी कि हो सकता है उनका एक्सपेरिमेंट सही हो गया हो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि वो जो मोनार्च कैटरपिलर्स है वो बीटल की वजह से अफेक्टेड नहीं होते हैं। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली शो किया और इसके वजह से उन्हें काफ़ी सारी प्राइजेस मिली।
अब जो रिचर्ड थे वो अपने नेक्स्ट ईयर के एक्सपेरिमेंट में ये शो करना चाहते थे कि वो जो वॉयसरॉय बटरफ्लाइज होती है वो मोनार्च को कॉपी करती है, मोनार्च बटरफ्लाइज को कॉपी करती है, क्योंकि वॉयसरॉय बटरफ्लाइज को बर्ड खाती है पर बर्ड मोनार्च बटरफ्लाई को नहीं खाते हैं। इसलिए वैसे भी जान तो सभी को प्यारी है। अब बात ये आता है कि मोनार्च को भला बर्ड्स क्यों नहीं खाती, क्योंकि बर्ड्स को मोनार्च टेस्टी नहीं लगते हैं। एक्चुअली में यार ये बुक में दिया हुआ है, मैं खुद से नहीं बोल रहा। और वहीं जो वॉयसरॉय बटरफ्लाई होती है वो काफ़ी टेस्टी लगती है बर्ड्स को। तो मैंने बात आपको बताई, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ था। अब बात ये आती है कि ईब्राइट ने क्या प्रूफ किया। ईब्राइट ने ये प्रूफ किया कि एक जो बर्ड है वो मोनार्च को भी खा लेती है, क्योंकि वो बर्ड जो होता है उसका डिनर मतलब उसका खाने का तरीका दूसरे बर्ड से अलग होता है, और उस बर्ड का नाम है स्टारलिंग। यानी कि स्टारलिंग बर्ड मोनार्च को भी खा लेती है। और अब खास बात तो ये है कि उनके प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट ग्रेड मिला और नेशनल साइंस फेयर में थर्ड ग्रेड। यानी कि जूलॉजी में उन्हें फर्स्ट प्राइज़ और नेशनल साइंस फेयर में थर्ड प्राइज़। अब वो सेकेंड ईयर हाई स्कूल में पहुंच गए थे और उन्होंने रिसर्च में काफ़ी सारी डिस्कवरी की, खास करके इंसेक्ट हार्मोन के बारे में पता लगाया और काफ़ी कुछ की। तो जानते हैं अगले एपिसोड में। आप अगला एपिसोड देखना ना भूले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा 1-2 दिनों में। तो चलता हूँ, बाय बाय। और यार एक्सप्लेनेशन तो हो गया, पर स्लाइड्स अभी भी चल रहा है तो आप उसे देख ले, क्योंकि स्लाइड्स और ज़्यादा तेज करता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। इसे स्लाइड्स देख लो। यार उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, तो यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलना। और यार इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, खास करके एनिमेशन डालने में। तो यार उसके लिए शेयरिंग तो बनता है, वो कुछ ज़्यादा ही शेयर करना। अपने कम से कम 10-15 दोस्त को सब शेयर कर देना। चलता हूँ, बाय बाय।